हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अनब्रोकन यह मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह मूवी लुई ज़ैम्पेरिनी के जीवन की कहानी है। लुई बचपन से ही बहुत शरारती था। उसका किसी भी चीज़ में दिल नहीं लगता था। वह चोरी करता था, सिगरेट पीता था और झगड़ा करता था। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से अपने पिता से बहुत मार पड़ती थी। एक दिन लुई शरारत करके भाग रहा था, तभी उसके भाई की नज़र लुई पर पड़ती है। वह लुई की भागने की स्पीड देखकर हैरान था। अगले दिन वह लुई को रनर बनने के लिए ट्रेन करने अपने साथ ले आता है। तब लुई उसे कहता है कि वह ये नहीं कर पाएगा। लुई के भाई को लुई पर बहुत भरोसा था। वह उसे कहता है कि अगर तुम झेल सकते हो तो खेल सकते हो, और अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो जिंदगी में एक दिन भीख मांगोगे। लुई अपने भाई की ये बातें सुनकर ट्रेनिंग शुरू करता है और वो भागते भागते बड़ा हो जाता है। इसके बाद वह कई रेस में पार्टिसिपेट करता है और फर्स्ट आता है। पर एक रेस में वह इतना तेज भागता है कि रिकॉर्ड बना देता है। वह 4 मिनट में 1 मील दौड़ता है और यह अमेरिकी हाई स्कूल के इतिहास में एक रिकॉर्ड था। और फिर लुई का सिलेक्शन ओलंपिक्स में हो जाता है। उसका भाई उसे रेलवे स्टेशन छोड़ने आता है और उसे गले लगाते हुए कहता है कि दर्द के एक पल की कीमत जीवन भर की महिमा होती है। उसका भाई उसे बहुत मोटिवेट करता था। इसके बाद लुई ओलंपिक्स की 5000 मीटर की रेस में भाग लेता है। रेस की शुरुआत के कुछ लैप्स में वह पीछे रहता है। उसका पूरा परिवार यह कमेंट्री अपने घर पर रेडियो से सुन रहा होता है। लास्ट राउंड में लुई सबको पीछे छोड़ता हुआ इतना तेज भागता है कि वह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देता है। अगला ओलंपिक 1940 में टोक्यो में होना था, पर वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से वह रद्द हो गया था। अब कहानी 1943 में चल रही है। लुई अमेरिकी सेना के एक प्लेन में अपने साथियों के साथ जापान पर हमला कर रहा है। वह एक बॉम्बार्डियन है। इस फ्लाइट में लुई के कुछ साथी मारे जाते हैं और उनका प्लेन भी क्षतिग्रस्त हो जाता है। जब वे अपने बेस पर वापस जाकर लैंडिंग करते हैं तो उनके प्लेन का एक टायर फट जाता है, पर इसके बावजूद वे लैंडिंग कर लेते हैं। कैप में दिखाया जाता है लुई अभी भी रनिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। उसका एक साथी उसके साथ जीप में चल रहा है। तभी पीछे से उनके कुछ साथी आते हैं और उन्हें बताते हैं कि युद्ध में उनके कई साथी बीच समुद्र में कहीं फंस गए, तो उन्हें ढूंढने के लिए जाना होगा। लुई तथा उसके साथी उसी प्लेन में उन्हें ढूंढने के लिए समुद्र के ऊपर उड़ान भरते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद उनके प्लेन के बाएं इंजन से काला धुआं निकलने लग जाता है और प्लेन नीचे की ओर जाने लगता है। धीरे धीरे प्लेन नीचे जाते हुए समुद्र में क्रैश हो जाता है। इस हादसे में लुई के कुछ साथी मारे जाते हैं। प्लेन के हादसे से लुई और उसके 2 दोस्त बच पाते हैं। वो लोग प्लेन में मौजूद 2 सेफ्टी एयरबोट्स का इस्तेमाल करते हैं। उनके पास अब खाने के लिए कुछ चॉकलेट्स हैं और थोड़ा सा पानी है। वे बीच समुद्र में फंस गए हैं। लुई अपने साथियों से कहता है कि एक चॉकलेट सुबह और एक रात को खानी है। एक दिन समुद्र में निकल जाने के बाद जब वो अगली सुबह उठते हैं तो उन्हें एक प्लेन दिखाई देता है। वह उस प्लेन को देखकर जोर जोर से चिल्लाते हैं, पर वो प्लेन चला जाता है। तो लुई चॉकलेट्स के कुछ खाली बॉक्स देखता है और वो मैक पर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि मैक रात को सारी चॉकलेट खा जाता है। उन्हें अब समुद्र में बैठे काफ़ी दिन हो चुके हैं। उनका भूख और प्यास से बुरा हाल हो गया है। वे बिल्कुल चुपचाप गुमसुम नाव में बैठे हैं। तभी एक बहुत बड़ा पक्षी उनकी नाव पर आकर बैठ जाता है। वे उस पक्षी को देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, क्योंकि इतने दिन से उन्होंने कुछ नहीं खाया था। वे उस पक्षी को मार कर खा जाते हैं, लेकिन वह उन्हें हजम नहीं होता और उन्हें उल्टियाँ लग जाती हैं। लेकिन वे लोग पक्षी के बचे हुए हिस्सों को चारा बनाकर मछली पकड़ना शुरू कर देते हैं और उन्हें खाना मिलना शुरू हो जाता है। अब एक रात भयंकर तूफान आता है।
तो उन्हें अपनी मौत सामने नज़र आने लगती है। दोस्तों, ऐसे ही टाइम पर ज़िंदगी की रियल वैल्यू पता लगती है। और उस पल में लुई ईश्वर से कहता है कि अगर आप मुझे बचाते हो तो मैं अपना पूरा जीवन आपको समर्पित कर दूंगा। और इस भयानक रात से वो सब बच जाते हैं और रात आई बारिश की वजह से उन्हें पीने के लिए भरपूर पानी भी मिल जाता है और वो कुछ पानी दूसरी बोट में जमा भी कर लेते हैं। इसके बाद उन्हें एक प्लेन हवा में उड़ता दिखाई देता है। वे उस प्लेन को देखकर चिल्लाने लगते हैं। तभी वह प्लेन उन पर गोलियों से हमला कर देता है, क्योंकि वो प्लेन जापान का था। वो सब पानी में कूद जाते हैं और खुद को बचा लेते हैं, पर उनकी एक बोट में छेद हो जाता है। अब वे तीनों एक ही बोट में फंस कर रह जाते। अब उन्हें 35 दिन से ज़्यादा समुद्र में हो चुके हैं और अब मैक ये सब झेल नहीं पाता और भूख प्यास से उसकी मौत हो जाती। वे उसकी लाश को पानी में बहा देते और अब ये दोनों बचे हैं। इन दोनों की हालत भी बिल्कुल ठीक नहीं है। ये बस आसमान को देख रहे हैं और एक दूसरे से बात तक नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें अब समुद्र में 45 दिन हो चुके हैं। तभी एक जापानीज शिप पानी में इनके सामने आता है और वह इन दोनों को पकड़ लेता है। वह जहाज इन दोनों को जंगल में एक कैंप में ले जाता है। वहाँ उनसे बहुत से सवाल पूछे जाते हैं। कैंप का कर्नल लुई को पहचान जाता है कि वह एक एथलीट है, क्योंकि उसके पास लुई का एक फ़ोटो था। अब उन दोनों को वहाँ से दूसरे कैंप में ले जाया जाता है जो टोक्यो में है। वहाँ और भी अमेरिकी बंदी होते हैं। वहाँ का इंचार्ज बहुत क्रूर होता है। उसका नाम वटनाबी होता है। वे उसे द बर्ड के नाम से भी बुलाते थे। वह उन सबको बोलता है कि तुम लोग जापान के दुश्मन हो और तुम्हारे साथ दुश्मनों जैसा सलूक किया जाएगा। जब वो ये सब बोल रहा होता है तो वो देखता है कि लुई उसे देख रहा है। तभी वह लुई के पास जाता है और लुई को कहता है कि मेरी आंखों में देखो। और लुई जब उसकी आंखों में देखता है तो वह उसे ज़ोर से डंडा मारता है और वह फिर दोबारा लुई को बोलता है कि मेरी आंखों में देखो। लुई फिर उसे देखता है तो वह लुई की नाक पर ज़ोर से डंडा मारता है और लास्ट में उसे कहता है कि मेरी आंखों में कभी मत देखना। और इसके बाद उन सब बंदियों को उनके सोने की जगह दिखाई जाती है जो बहुत गंदी है। अगली सुबह उन सबको फिर से ग्राउंड में बुलाया जाता है और वटनाबी कहता है कि तुम में से एक ओलंपिक एथलीट है और एक ऑस्ट्रेलिया से आया शेफ़ है, तो वह एथलीट कौन है? तो लुई अपना हाथ खड़ा करता है। वह लुई की रेस अपने एक सिपाही से करवाता है, पर लुई कमज़ोर होने की वजह से रेस हार जाता है और वह उसे बहुत मारता है। और देखने से ऐसा लगता है कि वह उन सब कैदियों में लुई से सबसे ज़्यादा नफरत करता है। एक दिन लुई और उसका साथी आसमान में अमेरिकी प्लेन को देख रहे होते हैं और उसका दोस्त लुई को कहता है कि अमेरिकी प्लेन सब काफ़ी नज़दीक आ गए हैं। उस रात को भी वटनाबी लुई को बहुत मारता है। इसके कुछ दिन बाद जापान के रेडियो से कुछ लोग वहाँ आते हैं और कहते हैं कि अमेरिकी सेना ने तुम्हारे घर पर यह मैसेज दिया है कि तुम मर चुके हो, तो क्या तुम अपनी फैमिली को बताना चाहोगे कि तुम जिंदा हो? तो लुई हाँ बोलता है और रेडियो स्टेशन जाकर अपनी फैमिली के लिए मैसेज देता है। इसके बाद वे लोग लुई को बोलते हैं कि इस पेपर पर अमेरिका के बारे में जो भी लिखा है वो बोलो, तो हम तुम्हें वापस कैंप नहीं भेजेंगे और तुम आराम से रहोगे। पर लुई यह सब से इनकार कर देता है और उसे वापस कैंप भेज दिया जाता है। इसके बाद अगले दिन वटनाबी लुई के दोनों हाथ बंधवा देता है और कहता है कि तुम मजबूत हो मेरी तरफ। ये बात मैंने तुम्हारी आंखों में देखी थी, पर हम कभी दोस्त नहीं बन सकते क्योंकि जापान का दुश्मन मेरा दुश्मन। तुम मेरी बात नहीं मानते, रिस्पेक्ट नहीं करते, इसलिए आज मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करना सिखाऊंगा। वटनाबी वहाँ के सभी कैदियों को बोलता है कि इसके मुंह पर एक एक पंच मारेंगे, लेकिन कोई भी कैदी ये बात नहीं मानता। तो वटनाबी लुई के दोस्त को मारने लग जाता है। यह देखकर लुई सबको बोलता है कि वे लोग उसे पंच मारे और सब लोग एक एक करके उसे पंच मारते हैं और लुई की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। इसके कुछ दिन बाद वटनाबी का तबादला
उस कैंप से कहीं और कर दिया जाता है। वहाँ के सभी कैदी इस बात से बहुत खुश हो जाते हैं। अब एक रात को उन लोगों के कैंप पर बमबारी होती है और सब कुछ तबाह हो जाता है। तो लुई और बचे हुए कैदियों को किसी और कैंप में भेज दिया जाता है। इस कैंप में जाकर लुई और सब कैदी लाइन में खड़े होते हैं तो देखते हैं वहाँ का इंचार्ज वटनाबी है। यह देखकर लुई के पैर लड़खड़ा जाते हैं। तो वटनाबी लुई के सामने आता है और कहता है कि तुम अब मेरी आंखों में क्यों नहीं देखते, मेरी आंखों में देखो। पर लुई नहीं देखता है, लेकिन वटनाबी फिर भी उसे सर में जोर से डंडा मारता है। अगले दिन सब लोग काम कर रहे होते हैं। इस कैंप का काम बहुत मुश्किल होता है। उन्हें भारी कोयले को नाव में लादना होता है। एक दिन लुई काम करते हुए ऊंचाई से गिर जाता है क्योंकि एक जापानी सिपाही उसे धक्का दे देता है। यह जापानी सिपाही लुई के साथ बहुत बदसलूकी करता है। अगले दिन लुई काम करते हुए थोड़ा थक जाता है तो वह आराम करने के लिए रुकता है, लेकिन वहाँ पर वही जापानी सिपाही आ जाता है और वो उसे वटनाबी के पास ले जाता है। वहाँ बहुत भारी लकड़ियाँ पड़ी होती हैं तो वटनाबी लुई को कहता है कि लकड़ी को उठाओ। लुई की हालत बहुत ख़राब है, पर वह फिर भी लकड़ी को उठा लेता है और अपने कंधे पर रख लेता है। पर वटनाबी उसे कहता है कि इसे अपने सर के ऊपर उठाओ। तो लुई उसे बड़ी मुश्किल से अपने सर के ऊपर उठा लेता है। इसके बाद वटनाबी अपने सिपाही को बोलता है अगर वह लकड़ी को गिराए तो उसे गोली मार देगा। दोस्तों, यह सीन इस मूवी का सबसे बेस्ट सीन और आपके रोंगटे खड़े कर देगा। लुई उस लकड़ी को उठाकर रखता है। उसके सामने वटनाबी खड़ा है और एक सिपाही जिसने उस पर बंदूक तानी हुई है। शाम हो जाती है पर लुई लकड़ी को उठाकर रखता है। सब कैदी रुककर लुई को देख रहे हैं और मन ही मन लुई का हौसला बढ़ा रहे हैं। लुई उस इंचार्ज की आंखों में देखता हुआ जोर से चिल्लाता हुआ उस लकड़ी को और ऊपर उठा देता है और वटनाबी की आंखों से आंखें मिलाकर उसे देखता है, मानो वह यह कहना चाहता हो कि वह कभी हार नहीं मानेगा। यह देखकर वटनाबी उसे कहता है मेरी आंखों में मत देखो, मत देखो मेरी आंखों में। पर लुई उसे देखता रहता है। यह देखकर वटनाबी उसे बुरी तरह मारने लग जाता है। पर कहीं ना कहीं वटनाबी को अपनी हार महसूस हो गई थी। इसके कुछ दिन बाद उन कैदियों को बुलाया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि युद्ध अब खत्म हो गया है और अब वो आज़ाद हैं। तभी वो लोग आसमान में अमेरिकी प्लेन को देखते हैं और खुश हो जाते हैं। प्लेन से उन सब के लिए खाना फेंका जाता है और सब लोग खाना खाते हैं। लेकिन लुई वटनाबी से मिलने उनके रूम में जाता है, लेकिन वह वहाँ नहीं होता है। वहाँ सिर्फ उसका डंडा होता है। वटनाबी वह जगह छोड़कर जा चुका होता है। इसके बाद लुई प्लेन से अमेरिका आता है और अपनी धरती को चूमता है। सामने उसका पूरा परिवार, उसका भाई, उसकी माता पिता सब उससे मिलने आए होते हैं। वह उनको गले लगा लेता है और खुशी खुशी से ज़िंदगी बिताता है। दोस्तों, इस मूवी से आप ये सीख सकते हैं, ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएँ, आपको कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, जैसे लुई ने नहीं मानी। क्योंकि अगर आप झेल सकते हो तो खेल सकते हो। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।